कीजिए। जी जी जी। अध्यक्ष जी, शुरू करें। नहीं, मेरे तो काम बाद का है। पहले तो लोगों को बुलवाइए सर। अशोक सर है हमारे मुख्य आप अतिथि। बोलेंगे, लेकिन आप जो अभी बता मैं रहे थे थोड़ा सा कल के। मैं तो आज थोड़ा का सा ब्रीफ कर रहा हूँ मीटिंग मैं। का एजेंडा जो है, आज का मीटिंग का जो एजेंडा है वो ब्रीफ कर दो। जी, आज का आज मीटिंग का का एजेंडा है ढोंगियों से बचाव। और ढोंगियों से जो आजकल ढोंगी है, तो ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, उनसे बचाव किस तरह होता है, किस तरह के प्रोपेगेंडा वो फैलाते हैं, तो उन ढोंगियों के विषय में ही आज की मीटिंग रखी गई है। तो इस मीटिंग को। देखिए, मैं आपका बात का समर्थन करता हूँ। बीएसएस इस आइडियोलॉजी का समर्थक है। और किसी भी तंत्र क्रिया, ढोंगी और ये फ्रैब वाले काम के अगेंस्ट बीएसएस की विचारधारा है। मुझे गर्व है कि मैं बीएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। और उसी को लेकर आज ये ढोंगियों के आडंबर से समाज परिवार किस तरह से विखंडित हो रहे हैं, उनकी निजी मानसिकता की वजह से पूरा समाज बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति, महिला पुरुष में आपस में मतभेद हो जाते हैं। तो इन बातों पर चर्चा हमारे सामाजिक कार्यक्रम में होनी चाहिए। मैं मानता हूँ ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। और मैं सभी से कहूँगा वो अपने विचार रखें, जिससे ये विचार का विनिमय चलता रहे। मैं धन्यवाद बाद में। नायक जी। ठीक है सर, थैंक यू। अकेन जी, और लोगों से पूछ लो, विचार पूछ लो सबके। कमलेश कोई से और पूछ साथी ढोंगियों के विषय में अपने विचार लो। रखना चाहे? ढोंगियों से क्या अर्थ है, कोई बताएगा? नेपाल से भी लोग जुड़े हुए हैं। जी, सभी को नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब, अशोक नमो बीपी बुद्धाय, जय साहब और भीम। सभी साहबों को। ये मैं नेपाल से नेपाल हैं बौद्ध मनोज जी। अम्बेडकर महासभा का प्रेसिडेंट हूँ। अशोक बीपी साहब हमारे काठमांडू में आ चुके हैं। बुद्धयान वेरी कार्ल गुड। मार्क्स ने, अशोक बीपी साहब ने बहुत बढ़िया स्पीच काठमांडू में दिया है। आज उसी का देन है, नेपाल में एक नया क्रांति आई है। और बहुत जो बढ़िया। ढोंग और पाखंडवाद का, मेरा नाम मनोज जयगढ़ी है, सॉरी मैं आगे निकल चुका था। और अशोक बीपी साहब से बहुत करीब से नजदीक में हूँ। और आज मुझे अच्छा लगा, साहब ने ये जूम लिंक भेजा और मैंने मेरे मित्रों को भी भेजा हूँ। ये ढोंग और पाखंडवाद बोले तो वही ब्राह्मणवाद है लगता है मुझे, मेरे ख्याल से। ढोंग और पाखंड वो लोग ही करते हैं। उनके अलावा मुझे लगता है इस दुनिया में और कोई रहेंगे इसमें पूरा क्लियरली रूप से अपने आईपीएस अशोक डॉक्टर साहब बीपी साहब बताएंगे। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग ढोंग और पाखंड में फंसे रहेंगे तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ये ढोंग और पाखंड को जल्दी ही हम लोग को त्यागना चाहिए, जितना बाबा साहब ने कारवा को किया। आज महा अपने आईपीएस अशोक बीपी साहब जैसे महापुरुष लोग भी आज इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उनकी प्रेरणा से नेपाल में हर एक लोग हमको पूछते रहते हैं, काठमांडू के जितने भी है, आप आईपीएस अशोक बीपी साहब से मिलते हैं कि नहीं? मैंने बोला उनसे मिलता हूँ, उनके करीब हूँ, उनका छोटा भाई हूँ। क्योंकि उनसे बहुत नहीं बढ़िया। मिलूंगा तो हमारे देश, मैंने अशोक बीपी साहब को मैंने बताया था, हमारे देश का एक संविधान आप लिख के तैयार कर दीजिए, है ना? तो यहाँ देखिए, अभी एक बड़ा आंदोलन और भी होने वाला है। मैं नेपाल की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, विषय पे नहीं गया हूँ। और एक आंदोलन हो चुका है, फिर नया मनुस्मृति पूर्ण कार्यान्वयन हुआ है आरएसएस की वजह से। और फिर एक आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर हम लोग, आप लोग जैसे विद्वान लोगों के कोई रास्ता, जो संविधान आप दे सकते हैं, जो एक दस्तावेज दे सकते हैं, उसके लिए मैंने अशोक बीपी साहब से निवेदन किया था, आज भी करूंगा। आप लोग जरा इस पे गौर करिएगा, थोड़ा टाइम देके। नेपाल कैसा बने? नेपाल बुद्ध पैदा हुआ, नेपाल में बुद्ध जन्मे, और नेपाल विश्व को बुद्ध का देश कहलाते हैं, लेकिन नेपाल में बुद्धिज्म कुछ है नहीं। तो इसी वजह से हम लोग, आप लोग का एकदम, आपका और हमारा रोटी बेटी का संबंध है। और आपका संस्कार और हमारा संस्कार एक है, आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। बस टोनिंग फर्क है। और इतना मतलब जो जिस तरह से दीवार लगाए है, प्रखर लगाए है, वो भी देश में नहीं लगाया है। देखिए, ये इसको खत्म करने के लिए भारत के आरएसएस और नेपाल के आरएसएस पूर्ण रूप से बहुत भूमिका खेल रहे हैं। इसको किस तरह से बचाया जाए, ये लोग, आप लोग मतलब बड़े ओहदा पे है, बड़े एक मतलब संगठन चला रहे, एक बड़े राजनीतिक दलों से बड़े विद्वान है। मेरा निवेदन है, इसका भी आप लोग गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेपाल में आपके भाई लोग अभी भी
SC ST लोग की हालत बहुत खराब है नेपाल में। IPS अशोक बीपी साहब जानते हैं, नेपाल में प्रत्यक्ष रूप से काठमांडू में एकदम गाड़ी में धक्का खा कर 2-3 घंटा सोए थे उस दिन मुझे। और अपने अभी DIG डम्बर दाई अभी हमारे स्टेट के DIG हो गए, जहां मैं बैठता हूँ वहीं DIG हो, पूरा स्टेट के DIG है। अभी AIG मुझे लगता है अभी ये अगर गवर्नमेंट गड़बड़ नहीं होता तो AIG बन जाते हैं अभी। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन इतना ही है। फिर आगे आप बिल्कुल, लोग का मैं संविधान सवाल संविधान सुनूंगा। तैयार किया सिकंदर जी, जाएगा, हम लोग अपने लोगों से सलाह सिकंदर मशवरा जी, लेंगे, संविधान जी तैयार अध्यक्ष सिकंदर जी। जी, मैं बड़ा बड़ा उत्साहित हूँ। एक बात रखनी चाहूंगा मैं। सर आप अपनी वीडियो ऑन करके बात करें प्लीज। 1 मिनट, 1 मिनट। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि मैं नेपाल से जुड़ा हूँ, और आज मैं चाहता हूँ BSS का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क हो, और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर BP अशोक साहब रहे हैं। बहुत क्योंकि बढ़िया। जिस तरह एकदम से एकदम मुझे पूरे ये विश्व में एक काम गर्व कर की रहे हैं, बात, IPS अशोक और बीपी साहब जब हमारे मैं साथ में होंगे आपको BSS का साथ में मैं रहेंगे। अधिवेशन कहूंगा नेपाल में कराओ, अगला कि BSS का अधिवेशन नेपाल में कराओ, एक मीटिंग बड़ी। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर BP अशोक साहब के लिए मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ कि पूरे विश्व में घूमते हैं, उनके पास इंटेलेक्चुअलिटी है, पूरी पावर है, पूरे युवा हैं अभी भी। 18 साल की ऊर्जा उनके पास अभी भी, 18 वर्ष के बच्चे वाली। क्योंकि बहुत लंबे समय काम करना है सर को पूरे। जैसे नेपाल में भाई साहब ने अभी बताया कि अभी भी SC ST OBC की हालत खराब है। तो मैं चाहूंगा सर इस बात पे थोड़ा विचार करें, आग्रह है मेरा आपसे। ना, इनका धन्यवाद। संविधान तैयार कर देंगे हम, बिल्कुल बाबा साहब के बिल्कुल। से प्रेरणा लेकर के नहीं, उनके आपको सिद्धांतों को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर BSS को बढ़ाने की जिम्मेदारी आज से आपकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका हुक्म होगा वो सब माना नहीं जाएगा, नहीं, कोई हुक्म दिक्कत नहीं, हम तो सर, हम तो सेवक हैं आपके, जहाँ लगाओगे लग जाएंगे। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब बढ़िया। लोग बहुत बढ़िया। औरों तो के सर सुझाव भी। आपको आपसे एक जिम्मेदारी और आपके कंधों पे आ गई है। संविधान के बारे में थोड़ा विचार कीजिए आप। नेपाल का संविधान तैयार कर देंगे, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। तो सर मीटिंग और मैं के चाहूंगा असली। चाहूंगा BSS की शाखा भी एक जो है नेपाल में शुरू की जाए भाई साहब के अंतर्गत। नहीं जो नहीं, भी, इन्हीं को, मनोज जी को, इन्हीं को अध्यक्ष बना देंगे। हाँ हाँ, ठीक है। नेपाल। जी जी, इनके पास अपनी सभा भी है, अपने अध्यक्ष भी हैं, उसी को बहुत जोड़ बढ़िया, लेंगे। बहुत। जी जी जी, बिल्कुल जोड़ थैंक यू सर। लेंगे। तो है, श्रीलंका में भी है, दुबई में भी है, और स्विट्जरलैंड में भी हो गए हैं, फ्रांस में भी है, सभी जगह हैं। नहीं, सही अभी है, यही तो, ये मोती मोती जोड़ना है, जब भी तो माला बनेगी सर। BSS के लोग इंग्लैंड में भी हैं, सब जगह हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आइडियोलॉजी से जुड़े हैं सब लोग। ठीक ठीक है। तो तो चलिए, सर औरों से सुझाव ले लीजिए। अजब सिंह कुछ कहना चाहते हैं, और बाल किशन जी हैं नए, और कमलेश हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। सब लोगों से ले लीजिए 2-2 मिनट के विचार, जो भी है, फिर अपने सवाल कीजिएगा आप। बिल्कुल कुमार बिल्कुल। गायकवाड़ हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, हम्म। छत्तीसगढ़ वाले हैं, इनको भी, इनके विचार भी ले लीजिए, कुमार गायकवाड़ जी के। जी सर, कुमार जय हिंद सर, गायकवाड़ जी। जय हिंद सर। कुमार गायकवाड़ जी। जी सर सर, जय जय भीम हिंद। न, जय भीम नमो बुधाय। जय हिंद सर, जय हिंद सर। सर ढोंगियों से आपको क्या लगता है, ढोंगियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, वो पाखंडवाद, रूढ़िवाद और चमत्कारवाद को ग्रसित व्यक्ति समाज में अपना वर्चस्व कायम करके रखता है, और अपना व्यापार चलाता है, अपना अपना मूवमेंट चलाता है समाज को धोखा दे करके। ऐसे लोगों को ढोंगी कहते हैं। बहुत बढ़िया। और इनसे बचाव किस तरह हो सकता है सर? सर, जब जब आप लोग, हम जैसे लोग आगे आएंगे, तो फिर ऐसे लोग जो है चले जाएंगे सर। हम लोग डॉक्टर BP अशोक साहब के नेतृत्व में अगर हम लोग अपने अपने स्टेट में संभाल लें अपने अपने काम को, तो उनके दिशा निर्देश में, तो इन लोग सब इनका दाना पानी, इनका नेटवर्क का सब खत्म हो जाएगा सर। ऐसे लोगों को पर्दाफाश करने बहुत जरूरी भी है। बहुत बढ़िया। राकेंद्र जी, थैंक यू। छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बड़ा काम है, कुमार गायकवाड़ साहब का। अभी इन्होंने विश्व आदिवासी दिवस मनाया था, हमको बुलाया था चीफ गेस्ट, बड़ा स्वागत किया, और बड़ा इन लोगों ने खर्चा भी किया, और वहां ले गए थे, बिल्कुल आदिवासियों के बीच में। बाद में म्यूजियम भी दिखाया, सारी चीजें हुई, बड़ा इनका काम है, बड़ा सम्मान है। वहाँ के मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री, सब लोग कुमार गायकवाड़ जी को बहुत मानते हैं। मंत्री लोग भी, बहुत से IAS अधिकारी हैं, वो भी मानते हैं इनको। और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम वहाँ कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। और अन्य स्टेट में भी इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए,
असली बात जो है वो यही है कि हमारे जो विचारधारा है वो सभी जगह पहुंचे, लगातार कार्यक्रम किए जाएं। इस समय बड़ा वैसा काम चल रहा है, एकदम इमरजेंसी टाइप पीरियड है हम लोगों का पूरी दुनिया के अंदर। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म चल रहा है। उसकी वजह से अगर हम लोगों ने थकान महसूस की कि साहब महीने में एक मीटिंग होगी, महीने में एक नहीं, हम लोगों को हर हफ्ते अच्छी मीटिंग करनी चाहिए, और ऑनलाइन तो जब चाहे शॉर्ट नोटिस पे तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। हाकिम सिंह जी से, बालकिशन जी से सबसे ले लीजिए सुझाव। जी, हाकिम सर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने विचार रखिए प्लीज। हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ आपको। मैं सुन रहा हूँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। अभी तो मैं सुन ही पा रहा हूँ, और कहने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं। बस जो आप कह रहे हैं बस वही है कि लोग ये तंत्र है, कहीं मंत्र है, कहीं कोई 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 यंत्र बताता है। ये सब षड्यंत्र है सर, और बहुत तो अच्छा, इनसे बहुत हमें दूर अच्छा, रहना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा अच्छा शब्द यूज किया है, तंत्र मंत्र का। हम्म। तो ये सब, इनसे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। और इसका एक ही उपाय है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और शिक्षित करें। और सर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ इस मामले में, कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। मेरे बहुत गांव अच्छी। में अभी भी ये सब चलता है, तो क्योंकि बहुत अच्छी। शिक्षित नहीं है। और जब मैं भी, एक्चुअली मेरे पिताजी तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो वो भी इन चीजों में थोड़ा सा उनका लगाव था इन चीजों में। और एक्चुअली जब उनका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा, तो मैं भी इस चीजों में फंस गया। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने एक बार, मतलब वो प्रोग्राम करवा डाला, वो क्या कहते हैं, अखंड ज्योति वाला। तो मुझे वो याद करके मेरे को अपने ऊपर ही इतना सोच के इतना कष्ट होता है कि मेरे जैसा बेवकूफ कहीं मिलेगा नहीं। बहुत अच्छी लेकिन बात है, स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन जब हमने, आप जब ये सोशल मीडिया आया और आप सब लोगों को मैंने जब सुना और जब समझदारी आई, तब ये चीजें समझ में आई कि हाँ, ये सब, इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और ये तंत्र मंत्र, ये विद्या, ये सब कुछ नहीं है। बस जो जो बाबा साहब कह गए हैं कि साइंटिफिक अप्रोच रखो और आगे बढ़ो, उसी से अपना भला बहुत है, उसी से सब कुछ है। बहुत अच्छी बात। बहुत जी अच्छी। सर। अकेन जी पूछ लो, और कोई कुछ कहना चाहते हो? जी, अजब जी सिंह जी कुछ सर। कहना चाहते हैं सर? जी जी सर, जय भीम, नवोदय सभी को सर। जय भीम, जय भीम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे आज के विषय के बारे में एक लाइन याद आ रही है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आज तालियां, का जो तालियां। वक्त है, ढोंगी और पाखंडी जो लाइमलाइट में वो तो है ही, जिनको सब जानते हैं, और उनको इस समय सरकारी प्रश्रय मिला हुआ है, और उनको संरक्षण प्राप्त है, और जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, वो उल्टा सीधा सब कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, बक रहे हैं। लेकिन समस्या जो है सबसे बड़ी ये है कि हमारे बीच के और कुछ हम ही लोग ढोंगी और पाखंडियों का साथ दे रहे हैं, और हमारे घरों में ढोंगी हैं, हमारे घरों में उनको, उनका आदर सम्मान करने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं कि हमारे समाज में चारों तरफ हर घर में आज ज्योति जली हुई है, हर घर में आज नौरते शुरुआत हो गए हैं। तो केवल वो ही ढोंगी पाखंडी नहीं है जो जिनको संरक्षण प्राप्त है, जो बड़े स्तर पर ढोंग फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये घर घर में ढोंगी पाखंडी बैठे हैं और सब कुछ जानते हुए भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हाँ, कि हम अपनी दादी के सामने, हम अपने पिता के सामने खड़े होकर बोल सकें कि पिताजी आप कुछ भी करो, मैं आज से ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें कुछ ना कुछ तो भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और जो जागरूक लोग हैं, हम और आपके बीच से जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने का काम करना पड़ेगा। जैसे बड़े भाई साहब बीपी अशोक साहब कहते हैं कि हमें
हमें नजर आना चाहिए कि हम जिंदा हैं। हम कुछ ना कर सकें, कम से कम हम उनके खिलाफ लिख सकते हैं, हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। जहां पर भी उचित मौका मिले, जहां पर भी हमको ऐसा अवसर मिले कि हम अपनी बात से दूसरे को सहमत कर सके, कम से कम इस बारे में अपनी बात हमें रखनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने जुलने वालों को इन चीजों से अवगत कराते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो बहुत मेरा बढ़िया, यही, मैं आज के इस विषय के बारे में कहना बहुत चाहता बढ़िया। था सर। जय भीम, नमो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बुद्धाय। कमलेश जी अपने विचार रखेंगे, अध्यक्ष जी, एडवोकेट कमलेश जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जी नवोदय सर। सर, पाखंडवाद बहुत बड़ा विषय है और ये तो पूरे देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। क्योंकि पाखंडवाद वो शब्द है जो केवल हम लोग पाखंडवाद को एक धर्म से जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, पाखंडवाद हर जगह है। जैसे कि पाखंडवाद एक दिखावा भी पाखंडवाद ही होता है, चाहे आप किसी भी रूप में रहें। अगर ज्यादा दिखावा करते हैं या दोहरे चरित्र में बातचीत रखना, ये भी एक पाखंडवाद का हिस्सा ही होता है। आत्म प्रदर्शन करना, ये भी पाखंडवाद का एक हिस्सा होता है। जो हम आत्म प्रदर्शन कर देते हैं, ये भी एक पाखंडवाद का ही हिस्सा है। दूसरा, धोखाधड़ी करना, ये भी पाखंडवाद के श्रेणी में ही आता है। किसी के साथ धोखाधड़ी कर देना या किसी को मतलब उल्टा सीधा बोल देना, ये भी एक पाखंडवाद के ही श्रेणी में आता है। व्यवहार में भिन्नता, जैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना, किसी के साथ थोड़ा दूसरे किस्म का व्यवहार रखना, या फिर थोड़ा सा छोटा ऊंच नीच करके व्यवहार रखना, ये भी एक पाखंडवाद का ही हिस्सा है। दूसरा है निजी स्वार्थ। अगर हम निजी स्वार्थ में भी हैं, चूंकि निजी स्वार्थ भी एक पाखंडवाद का हिस्सा होता है, तो इन सब चीजों से बचना, दिखावा करना और ये सब चीजें, ये पाखंडवाद है। दूसरी बात यह है कि हमारे अशिक्षित लोग जो हैं, अशिक्षित भाई बहन हैं, वो थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगे हैं। अभी नवरात्रि का पहला दिन है, आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे समाज के, हम छोटे वर्गों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारे अशिक्षित हैं, उनका को तो छोड़िए, उनका तो मतलब ज्यादा हिस्सा नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे, इवन मुझे कहने में थोड़ा भी वो नहीं होगा, आईएएस आईपीएस पीसीएस जजों के घरों के लड़कियां और औरतें आज मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ कर रही थी, है ना। तो ये सबसे बड़ा सोचने का विषय। अगर हमारा क्लास वन ऑफिसर अगर पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है, जाकर के मंदिरों की पूजा करके फोटो डाल रहा है और लोगों को बता रहा है कि मैं फलाना ढिमका ऐसे, तो हमारे छोटे घराने के लोग जो अशिक्षित हैं, मजदूर लेवल के लोग हैं, वो क्या सोचेंगे। तो सबसे बड़ा जरूरत यह है कि जो हमारे बाबा साहब के कर्जदार लोग हैं, जो बाबा साहब के कर्जों के तले दबे हुए हैं, वो लोग थोड़ा सा समझें कि पाखंडवाद को कैसे दूर किया जा सकता है। इस कड़ी में मैं डॉक्टर बीपी अशोक साहब का हर जगह चर्चा करता हूं कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया है और जिस तरह से वो लगातार देश प्रदेश और विदेशों में जाकर के अंधविश्वास, पाखंडवाद, शिक्षा और रोजगार पे बोलते हैं, तो कम से कम इनसे तो कुछ लोगों को सीख लेना ही चाहिए। हालांकि ऑफिसर लॉबी में थोड़ा सा लोगों को जेलसी फील होती है कि अरे भाई ऐसे कैसे, तो वो अलग बात है। लेकिन हम सर को आज भी अपना आदर्श मानते हैं और आने वाले समय में भी आदर्श मानते रहेंगे। देखिए, जो हमारे लिए आदर्श वही है जो हमें सही रास्ता दिखाएगा, चाहे वो हमारा किसान भाई हो और चाहे वो हमारा आईएएस ऑफिसर हो। अगर हमें जो अच्छा रास्ता दिखाएगा, अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, अच्छी विकास की बात करेगा, विकास के रास्ते पे ले जाएगा, और लोगों को जोड़ना, लोगों से मिलना, मेल जोल रखना जो बताएगा, वो हमारे लिए आदर्श की बात है और आदर्श के हमेशा रहेंगे। यही सेम बाबा साहब ने किया, तथागत गौतम बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, रविदास ने किया। वो अलग बात है कि लोगों ने बाद बाद में किताबें लिखी और उनको पाखंडवाद में जोड़ दिया कि रविदास ने कंगन निकाल दिया और बुद्ध ने ऐसे कर दिया, अम्बेडकर बड़ा ब्राह्मणी से शादी कर ली। वो अलग तथ्य है, अलग पढ़ने का विषय है। पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें। और आज डॉक्टर बीपी अशोक साहब को इंटरनेशनल बीएसएस अध्यक्ष के रूप में हम देख रहे हैं, इसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी अब बारी है किशन स्वरूप जी की। किशन स्वरूप जी कुछ कहना चाहेंगे पाखंडवाद पे, ढोंगियों के विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी, पाखंडवाद तो चारों तरफ व्याप्त है। कुछ मजबूरी में पाखंडवाद अपनाते हैं और कुछ पूरे पाखंडवाद हो जाते हैं। आज से 13 साल पहले की बात है, हम हर 2 साल में वैष्णो देवी जाते थे, हर 2 साल में शिरडी साईं बाबा जाते थे, और मंदिर भी गांव में 16-17 लाख रुपए लगा के बनाया था। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास घरों में मंदिर थे, बेहतरीन सब चीज थे। तो धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारे परम आदरणीय एडीजी प्रेम प्रकाश जी से मेरा संपर्क हुआ
वहां उनसे साथ बैठ उठ करके धीरे धीरे हम जो है इन चीजों से छुटकारा पाए। अशोक साहब से संपर्क हुआ, कुछ हमारे नजदीकी लोग थे उनसे संपर्क हुआ, हम इस दुविधा से चैन पा गए और हमें इतना अच्छा लगा उस दिन के बाद। धीरे धीरे बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी चीजें, और हमसे बड़ा, हमें अपने आप में ऐसी फील होने लगा कि हमसे बड़ा कोई मेडकेवादी है ही नहीं। अब हम ऐसे बिल्कुल एकदम कोई सुन लेते हैं तो हमारे एकदम बुरा हाल हो जाता है कि हाँ साहब, कौन माला लगा रहा है, कौन टीका लगा रहा है, कौन क्या लगा रहा है। लेकिन आजकल मैंने देखे अधिकारियों की बात, भाई बहुत से अधिकारी मैंने देखा मजबूरी में भी कर रहे हैं। बहुत से अधिकारी, अगर पोस्टिंग मिली हुई है जिले की, सीएमओ बना हुआ है, तो बहुत मोटा देकर नहीं आया है, और उसे चालू रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे भी है बहुत सारे, लेकिन घर में उनके कुछ नहीं होता। अम्बेडकर बाबा सबकी मूर्ति पूरा बढ़िया है ना, लेकिन वहां जाकर दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो फियादीन की तरह जीवन काटा, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से हमारे डॉक्टर बीपी सोजी की तरह, कर लो कुछ भी, कुछ करना है, पोस्टिंग जहाँ दे दो, चुनाव देना चुनाव दे दो, जहाँ देना वहां दे दो। तो बहुत सारे के लोग मिलेंगे इस समाज में ना, अधिकारी लोग, बहुत तरह की दुनिया है। लेकिन ये कि अब जो हमें पीछे तो हटना नहीं है, जितना हो सके हमारे जो रिलेटिव्स हैं जो बच गए हैं, जो कहते हैं ना यार माँ बाप बचे हैं बेचारे, उन्हें उनके साथ ही जान दो मूर्ति पूजा के साथ, उनको क्या हम मोड़ेंगे, हम मुड़ गए, हम अपने बच्चों को मॉडिफाई करते रहो, है नहीं। कि ये बैठना नहीं है, जहां भी जाओ कुछ ना कुछ बात, ऐसी मीटिंग, वार्तालाप, विचार विमर्श, ये चलते रहने चाहिए। सामाजिक कार्य करते रहे, ये चलेंगे तो बच्चे साइंटिफिक सोच के बनेंगे। आगे धीरे धीरे समाज देखना बहुत बेहतरीन समाज आएगा, आने वाला युग अम्बेडकर बात का होगा, और अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और अगर हम उनको अवॉइड कर देंगे, अगर ये ऐसे आदमी है छोड़ो, इनके पास जाते नहीं है, बैठते नहीं है, तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। जाना पड़ेगा अगेन अगेन, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चीजों से जोड़ना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा पास, तभी इससे छुटकारा मिल सकता है। और देखो, ये तो पाखंडवाद तो परोसा जा रहा दवा का नहीं है देश के अंदर। कल भी देखा होगा 5 बजे जो मीटिंग हुई है, 5 बजे जो उनका संज्ञान आया, 5 बजे मन की बात हुई है, सब पाखंडवाद तो परोसा जा रहा है नहीं। सब चीज वही करा जा रहा है। धर्म की अपील में ऐसी है कि आप शाम को देखोगे हमारे दिल्ली एनसीआर में डीजे दबा कर चल रहे हैं। एक नई चीज हो गई है कि वहां से मंदिर से जोत लेकर नहीं वहां जा रही है गाँव में, और पूत दबा कर डांस चल रहे हैं। भाई साहब तुम क्या लोग हैं, इतना परोसा जा रहा है धर्म दबा कर नहीं है। और इवन इसी में नहीं है, जो धर्म के प्रति जितना कट्टर होगा सबसे नुकसानदायक है। क्रिश्चियन में देख लो, कहीं में देख लो, मैं तो बाबा साहब को बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ, उन्होंने सबकी रिसर्च करके वो बुद्धिज्म अपनाया। सबसे बड़ी चीज है, असली आर्ट ऑफ लिविंग तो यही है बुद्धिज्म, जीने की कला है ये। किसी का कोई बुरा नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, सबसे बेहतरीन है, मानव मानव को एक समान समाता है। लेकिन सारे धर्म में किसी को वो नहीं करता, लेकिन बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, बहुत कट्टर है लोग, जबरदस्त, हर धर्म में। बुद्धिज्म सबसे बेस्ट है, और पाखंडवाद का छुटकारा पाना है तो बुद्धिज्म को अपनाओ, इसका विस्तार करो जितना। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं आता हूं आदरणीय डॉक्टर बीपी अशोक साहब की तरफ। सर से गुजारिश है कि ढोंगी कितने प्रकार के होते हैं, और आजकल जो ढोंगवाद है उसकी परिभाषा सर हमें अच्छी प्रकार से समझाएंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। शॉर्ट नोटिस पे इसलिए बुलाया गया कि कई चीजें डिस्कस करनी थी। पहली चीज तो ये है कि आपको खुश होना होगा कि 16 तारीख को, 16 सितंबर को एक निर्णय लिया है हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, जिसमें सिंगल बेंच थी, जस्टिस दिवाकर, विनोद दिवाकर। उन्होंने एक निर्णय दिया है कास्ट के संबंध में। वो निर्णय दो काम कर सकता है, 90% तो वो निर्णय अच्छा काम करेगा, लेकिन 10% हमें सावधान भी रहना है कि उसके आधार पर षड्यंत्रकारी गलत काम भी कर सकते हैं। पहला काम है, उन्होंने डायरेक्शन दो, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया जाए, और उसमें लिखा जाए कि जो भी जातियों के नाम हैं, देखा होगा आपने मेरठ में 2018 में मैंने तो अभियान चला करके उनको बंद किया था, बड़ी बुराई हुई थी मेरी काफी अच्छी तरह से। और एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तो वो चीजें पहले रिकमेंडेशन की है कि उसको, मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया जाए, और किसी भी वाहन के ऊपर इस तरह की चीजें ना लिखी जाए, जातियों के नाम खास तौर से। देखा हुआ आपने गुर्जर मेल लिखा हुआ है, छोरा जाट का लिखा हुआ है, उसी में कुछ लोग जाटव वाले भी लिखने लगते हैं, छोरा चमार का भी लिखने लगते हैं, कोई पासी लिख रहा है।
तो ये जो कंपटीशन है जातियों का, इसके खिलाफ कोर्ट ने रिकमेंड किया है। दूसरी चीज है, सोशल मीडिया पर जो जातियों के नाम बहुत से लोग कुछ ना कुछ उसको ग्लोरीफाई करते रहते हैं, वो ना किया जाए। आगे 2 डायरेक्शन दिए यूपी गवर्नमेंट को, डीजीपी को काफी उसमें फटकार लगाई थी। ये डायरेक्शन है कि कहीं भी साइन बोर्ड जातियों के ना हो, जातियों के आधार पर, जैसे कहीं पर लिख दिया ये ग्रेट ब्राह्मणों की जगह है, ये ग्रेट क्षत्रियों का है, ये क्षत्रियों का वो जा रहा है बिल्कुल मोहल्ला है, ये जैन चमारों नगर, का जैन मोहल्ला नगर मेरठ, जी। जैन नगर मेरठ। हाँ, इस तरह जातियों के नाम लिखना साइन बोर्ड से तत्काल हटाए जाएं, ये डायरेक्शन दिए। दूसरी है डायरेक्शन के जो क्राइम रिकॉर्ड्स हैं, क्राइम रिकॉर्ड्स में नाम ना लिखे जाएं जातियों के। इस जो दूसरी डायरेक्शन है इसमें एक खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया। लेकिन एक अच्छी बात है कि यूपी गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये SC/ST एक्ट के मामलों में प्रभावी नहीं होगा। SC/ST एक्ट वाले में पीड़ित का भी जाति लिखी जाएगी और जो उत्पीड़क है उसकी भी जाति लिखी जाएगी। तो ये उन्होंने अच्छा कर दिया चीफ सेक्रेटरी ने, इसके लिए आप सबको बधाई हो। BSS के एजेंडे में ये जाति के खिलाफ कानून बहुत पहले से चला आ रहा है, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। सब लोगों ने साथ दिया, जो हम लोग लेख लिखते हैं उन्हें आप बांटते हो, उन्हें वायरल करते हो और देश विदेश में वो सब जाते हैं, तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज मैं डिस्कस ये करना चाह रहा था, जो ढोंगी लोग हैं इनको एक तो बाबा कहने लगते हैं बहुत से लोग, वैसे ही सम्मान उनका बढ़ जाता है। जो ढोंग फैलाने वाले अपराधी लोग हैं, खासतौर से धार्मिक माफिया है ये, इनके लगातार, इनको ऐसा लगता है जैसे कोई ठेका दिया हुआ हो, ठेका दिया गया हो इनको, और वो रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कहते हैं, उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं। वो मनुस्मृति जैसी किताब जिसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसकी तारीफ की जा सके, जो सिर्फ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति विशेष खासतौर से ब्राह्मणों का जो लाभ है उसके लिए वो डेडिकेटेड है। इसमें बहुत से जो ढोंगी प्रीचर हैं वो लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज खूब निकाले आते हैं, रील निकाली जाती है। एक डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल पूछ लूं? अभी अभी मौका मिलेगा सबको सवालों का। अभी सर मौका आपसे ही संबंधित है, इसी को कंटिन्यू कर दीजिएगा। क्या कभी आप भी ढोंग पाखंड के चपेट में आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए। उसमें मेरा खास तौर से यह कि हमारे पिता डॉक्टर देवी सिंह अशोक, वो हमसे भी खतरनाक अम्बेडकरवादी है। वो तो आज वो फालिस पड़ी हुई है, अगर उन्हें पता पड़ जाए कि हम लोगों ने कहीं कुछ ऐसा किया है तो वो पता लगे मारपीट कर लेंगे, फालिस को छोड़ दो। वो खतरनाक वाले उग्रवादी अम्बेडकरवादी है। हम तो फिर भी मध्यम मार्गी है, किसी अंधविश्वास करने वाले को मारते पीटते नहीं है। उनके साथ तो ये है कि वो अगर पता पड़ जाए कि हमारे गांव में, हमारे खानदान में, हमारे सब लोग जानते हैं वो बहुत उग्रवादी अम्बेडकरवादी हैं, वो उठ के चल देंगे। अभी वैसे नहीं चला जाएगा, लेकिन अगर पता पड़ जाए कि अंधविश्वासों में सराय के लोग जा रहे हैं या हमारे खानदान के लोग जा रहे हैं तो वो मारपीट कर बैठेंगे। हम तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं, तो सारा श्रेय उनको आता। लेकिन उसके बाद हमने बचपन से ही अम्बेडकरवाद का अध्ययन कर लिया था, तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि अंधविश्वास से बड़ी कोई सजा नहीं है, चाहे हमारी सरकार आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। लेकिन अगर अंधविश्वास हमने खत्म नहीं किए तो हमारा विकास नहीं होने वाला कोई भी, हमें चाहे कितना ही बड़ा पद मिल जाए। अगर अंधविश्वास है तो ना हम समाज को पे बैक टू सोसाइटी कर पाएंगे, ना पे बैक टू फैमिली कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये 4-5 कुछ संत लोग लगे हुए हैं, जो उन्हें संत नहीं कहना चाहिए। एक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने अभी कहा था कि जो महिलाएं 25 साल से ऊपर की हैं वो कई जगह मुंह मार करके आती थी, और यहाँ तक कि उनके फेवर में भी लोग आ गए बहुत ज्यादा। तो देखिए, कुछ लोग जरा उस पर आते रहिए, जरा सामने वीडियो सबके बंद हो गए, कुछ लोगों का वीडियो तो आता रहे, पता लगा अकेला अंधेरा पड़ा हुआ है। अकेंद्र जी, ये कुछ लोगों का वीडियो नहीं आ रहा है। सभी साथियों से निवेदन है अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। थोड़ा लगेगा ना कि हाँ कुछ आ रहे हैं लोग बात। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर ले प्लीज, माइक म्यूट रखें, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। वीडियो ऑन रखें, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज।
तो अनिरुद्धाचार्य जी ने उसका रिमार्क किया, उसमें बार काउंसिल बार एसोसिएशन है, उसने काफी ऑब्जेक्शन किया। डेक्कन हेराल्ड में खबर छपी थी, और विकलांगों के बारे में भी उन्होंने काफी वो किया, मनुस्मृति को भी बता दिया, बहुत ऊपर है। एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है सरस्वती जी, उन्होंने राहुल गांधी को निकाल दिया कि ये हिंदू धर्म में नहीं। भाई वो तो वैसे भी क्या कहते हैं, फिरोज गांधी के पुत्र हैं, और माँ उनकी विदेशी है, तो वैसे भी उनका कोई मतलब नहीं हो, तो सेकुलर इंटरनेशनल आदमी है, उनको आप निकाल क्या रहे हो? और कब आपके यहाँ उनको दीक्षित किया गया था? जो भी इंटर मैरिजेस होती हैं उनको तो वैसे ही आप प्रतिकूल विवाह और म्लेच्छ मान के चलते हैं, तो उनको एक्सकम्युनिकेशन तो वैसे ही गलत है। और लगातार मनुस्मृति की तारीफ की जा रही है। एक नित्यानंद जी है, उनका कहना है मैंने 400 सिद्धियां ले रखी है, जबकि एन.आर. नारायण स्वामी ने कहा है कि इस देश के अंदर पिछले 60 साल से कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसने एक भी ऐसा आविष्कार किया हो जो दुनिया के अंदर इसकी पहचान बने। तो ये 400 सिद्धि वाले पता नहीं कौन सी सिद्धि लेके आए हैं। जीडीपी का हाल बुरा है, देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक लव जिहाद का कंसेप्ट फैला रखा है जो लगातार वो बढ़ाए रहता है, पूरी सांप्रदायिकता। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा कि साहब जो ड्रिंकिंग, जो काउ यूरिन है उसको पीने से कोविड-19 ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। एक बाबा जी हैं, उन्होंने दुकान खोल रखी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। एक राम भद्राचार्य है सर। हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे भी गिनाता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो पर्ची निकालते हैं लगातार। लेकिन देखिए ये सब लोगों का मनुस्मृति पर विचार एक ही है बिल्कुल। शंकराचार्य जी हैं, और लगातार डिक्लेयर करेंगे कि हमको गौ को राष्ट्रमाता मान लेना चाहिए, और उनका जो है उनको भले ही नंगी घूम रही हो राष्ट्रमाता, और उनका जो है उनका पेशाब जो है वो उनका गाय का जो गुप्तांग है उसको छू छू करके पेशाब निकाल निकाल करके अपने ऊपर डालते हैं। अब पता नहीं, माता भी कहते हैं और पेशाब भी इस तरह से वो करते हैं, तो निश्चित रूप से पता नहीं, दोनों तरह के सिद्धांत समझ नहीं आते। एक राम भद्राचार्य जी है, उनको तो पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां मिली हैं। एक पद्म विभूषण भी शायद उन्हें मिला है, ज्ञानपीठ भी मिल गया है, तुलसी पीठाधीश्वर कहलाते हैं, आजीवन एक यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। कमाल है, इस देश में सम्मान पाना अंधविश्वासों के आधार पर कितना आसान है। अभी इन्होंने कह दिया मेरठ में एक इंटरव्यू में कि यहाँ तो मिनी पाकिस्तान चल रहा है। एक अच्छा हमारे मित्र हैं भाटी जी, वो लगातार खैर इनकी धुलाई करते रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा ये हर घर से अंधविश्वासों के खिलाफ उठाना पड़ेगा। फिर उन्होंने यहाँ किसी को छोड़ते नहीं है राम भद्राचार्य जी। राम भद्राचार्य जी ने कहा कि उपाध्याय, पाठक, त्रिगुणायत, चौबे, दीक्षित ये भी नीच है। अच्छा एक बात है, इतना इतना प्रेम है लोगों को कि नीच होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम चाहे कितने नीच हो जाए, क्षत्रियों से, वैश्यों से, शूद्रों से तो ऊंचे ही रहेंगे, तो इस आनंद में चुप रहते हैं। वो कितनी बेइज्जती कर गए राम भद्राचार्य जी, उसका वो नहीं करते। आरक्षण का विरोध सारे करते हैं, जहां आरक्षण की वेबसाइट खुली और इनके आग लग जाती है। आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर, मंडल कमीशन, वो सुनकर के हमारे लोग भले ही मतलब ये सोचते हो कि हाँ यार कोई, अब तो बहुत से लोग ये कहने लगे हैं अधिकारी के अब तो आरक्षण की जरूरत नहीं रह गई है, हमारे बच्चे तो आरक्षण नहीं ले रहे। बहुत से अधिकारी ये कहने लगे हैं, उन्हें ना डॉक्टर अम्बेडकर की जरूरत है, ना काशीराम की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो बिल्कुल बहुत से ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जो, मैं ये मान के चलता हूँ कि अकेले शिक्षा से भला नहीं होने वाला है। जो शिक्षा, मैं अभी उसमें सुझाव दूंगा, अकेले शिक्षा से सफिशिएंट नहीं होगा। शिक्षा में बहुत सारी चीजें, कई एडजेक्टिव लगाने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि राम भद्राचार्य जी ने ये कहा कि मुझे आंख नहीं चाहिए अगले जन्म में, आंख से मेरा भला नहीं होगा, मुझे तो वशिष्ठ ब्राह्मण बना दो, क्योंकि उसी से रोजी रोटी पल जाएगी। आंख से क्या करना है, आंख से कष्ट और होगा। जब सारे आनंद उनको वैसे ही बिना आंख के मिल रहे हैं, वशिष्ठ ब्राह्मण बन जाएंगे। बाकी तो उनको पालने वाले बहुत लोग हैं। चमारों के बारे में एक बार कह दिया, इनसे तो नीच है ही नहीं कोई, इनके पूर्व जन्मों का फल है। अब ये जो अंधे हुए, पता नहीं इन्होंने कौन से पाप किए थे, खुद इतने वो हो गए। बार बार कहते हैं कि मुझे संविधान भी कंठस्थ है, 1,50,000 पेज हैं वो भी कंठस्थ है हिंदू धर्म ग्रंथों के, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विलेन कह दिया। इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है इतनी, जबकि इन्हें पता है कि आज 50% से ऊपर लोग अम्बेडकरवादी हैं देश के अंदर। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी वो है। गांधी जी को भी कोई बहुत साले, ये सारे बहुत से लोग बाग जो है गांधी जी को कहेंगे कि वो भी उनकी भूमिका अच्छी नहीं थी।
अच्छा आदमी तो इसलिए कह रहे थे कि वर्ण व्यवस्था का उन्होंने भी समर्थन किया था, लेकिन गॉडसे को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है, अपराधी मानने को तैयार नहीं है। उनको कहते हैं वो तो परिस्थितियां थी इस तरह की। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ भी कह देंगे। उनको तो वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाला हर आदमी, चाहे उनका अपना आदमी हो, उसको भी कहेंगे हिंदू गांव बनाने की कभी परिकल्पना करेंगे, कभी हिंदू राष्ट्र की करेंगे, कभी कहेंगे अम्बेडकर को संस्कृत नहीं आती थी। अरे संस्कृत जानना विद्वता की जानकारी नहीं है, बाबा साहब को संस्कृत आती थी खूब अच्छी तरह से, तभी इसे उन्होंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म है वो लिखी है किताब, और खूब रेल मारी है, सारे सभी का खंडन किया अच्छी तरह से। तो इनका जो पूरी तरह से जो इनकी गंभीरता है वो इसी बात को लेकर के किसी तरह से भी वर्ण व्यवस्था दोबारा से काबिज हो रहा है, और इसमें हमारे लोग, हमारे नेता कुछ भी नहीं करना चाहते। और देखिए अंधविश्वासों में जो नुकसान है, असली नुकसान ये है, एक तो गरीबी बढ़ती है। अंधविश्वास जो उसमें पलता है, कोई भी अंधविश्वास मानने वाला धीमे धीमे अमीर नहीं हो पाता, वो गरीबी में जाता है, उसका समय बहुत बर्बाद होता है। भारत के लोग लगभग 60 घंटा पर ईयर अंधविश्वासों में बिताते हैं, और जो विदेश के लोग हैं और धर्मों में भी है, कहीं कहीं बुद्धिज्म में भी अंधविश्वास है, औरों का जो एवरेज टाइम है वो है 20 घंटे। तो जो 40 घंटे का अंतर है, उस 40 घंटे में आप बहुत से विचारक पैदा कर सकते थे, बहुत से आप जो वैज्ञानिक थे वो पैदा कर सकते थे, बहुत से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता पैदा कर सकते थे, बहुत से अच्छे लेखक साहित्यकार पैदा कर सकते थे। वो 40 घंटे का अंतर है, वो गैप तभी भरेगा। और उस अंधविश्वास के जो 40 घंटे बचाएंगे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं, आप उसमें जो आपकी और चीजें हैं, समस्याएं हैं, उन पे आप सेमिनार कर सकते हैं। आप लोगों का अधिकतर जहां आपको समय नहीं मिलता उन चीजों में भी आप जा सकते हैं, लेकिन वहां नहीं जा पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमको कहीं ना कहीं इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसमें हमको अकेन जी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इनसे निपटने के लिए, क्योंकि ये लोग तर्क में विश्वास नहीं करते। आज सुन रहे हैं आप लोग, सभी लोग सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं सर। हाँ सभी लोग, सुन रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं सर। हाँ, बीच में सुनने एकदम सर, से सुनने सर, बीच में एकदम सुनसान सा हो जाता है तो डाउट होता है नहीं कि सुनने ऐसा सर। ये सर बिल्कुल इसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट है सर। ये सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सर, हम सब। चलिए चलिए, जी सर, बहुत जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबा साहब का हमें जो संदेश है, अगर एक लाइन में भी कहा जाए, जो उन्होंने कहा कि शिक्षा का, संघर्ष का और संगठन का, तो शिक्षा तो हमने चलो BA MA पास कर लिया, IAS PCS हो गए, लेकिन हमने जो सम्यक शिक्षा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा है, वो हमने नहीं ली। जो संघर्ष करने की बात है, संघर्ष हमने मूंछों पे ताव देना सीख लिया, हमने लड़ाई लड़नी सीख ली, और ऐसे ट्रैप करने सीख ली जिसमें मुकदमा हमारे ही खिलाफ लिख जाएगा। ये संघर्ष संघर्ष नहीं है। संघर्ष जब तक मानसिक संघर्ष, साइकोलॉजिकल संघर्ष, और हमारे संगठन के बिना अगर संघर्ष करेंगे, बिना सही शिक्षा लिए संघर्ष करेंगे, तो हम मारे जाएंगे। हमारे पास ना वकील हैं, हमारे पास ना जज हैं, हमारे पास जो हमारे नेता हैं वो हमारे नहीं है। तो निश्चित रूप से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, शिक्षा के लिए भी, संघर्ष के लिए भी, और संगठन के लिए भी। और आप ये सोचें कि आप तर्क करके इनको चुप कर देंगे। जो ब्राह्मणवादी संस्थाएं हैं, जो मनुवादी हैं, तर्क नहीं मानते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है। पार्टियां पहले आती हैं सत्ता में, उनके लोग पहले पार्टियों में घुस जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी आई हो, उनमें अंधविश्वास पैदा करने वाले, उससे फायदा लेने वाले सबसे पहले पहुंच गए, और उन्होंने अंधविश्वासों का बोलबाला वहां भी किया। बिल्कुल, उन्होंने हर तरह से नारे बदल दिए। कभी कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो वो अपने जाति को और अंधविश्वास को साथ लेकर के चलते हैं। इससे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और गांव गांव के अंदर जब भी इस तरह का जातीय संघर्ष हो, हमने पुरानी जो स्ट्रेटजी बनाई थी, और निश्चित रूप से बहुत लोगों ने उस पर चलने का प्रयास भी किया, लेकिन ये एक जन आंदोलन की तरह से करना पड़ेगा कि आपको अपनी आत्मरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो अंधविश्वास फैला करके जो एकता हो रही है मनुवादियों में, ये आपको गली गली गांव गांव मारेंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करने लगे, चाहे हाई कोर्ट के माध्यम से करने लगे, किसी भी तरह से, चाहे पार्लियामेंट के माध्यम से करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, आधे से ज्यादा SC ST OBC पार्लियामेंट के अंदर है, लेकिन वो
ये ऐसी बड़ी कठपुतली है, शायद वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो अच्छा खासा मुझसे बातें भी करते हैं, कई बार जय भीम भी कर लेते हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों से बहस होती है हमारे ग्रुप में, तो मुश्किल से एक या दो लोग मेरे साथ आते हैं, बाकी तो ऐसे भी हैं लोग बाग जो ब्राह्मणों का ही साथ देने लगते हैं कि नहीं नहीं ठीक है। और कई तो ऐसे हैं जो आज ही बधाई भेज रहे थे कि साहब आपको बधाई हो, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। खैर, और ये सेकुलर नहीं है, ये इनका स्वार्थ है और ये इनकी मानसिक गरीबी है। तो हमें गांव वालों को हर जगह सावधान होना पड़ेगा। लाठी, सीटी, हेलमेट, टॉर्च हर घर में 4-6 होने चाहिए, ताकि कभी भी संघर्ष, जातीय संघर्ष बहुत बड़ा होने लगे तो हमारे पास अपनी आत्मरक्षा के लिए चीजें हों। इस चीज को बीएसएस की आइडियोलॉजी में सर्वोपरि रखिए कि हमको हर जगह बचाना है। हमारे लोग बहुत से 3-3 साल लाइसेंस के लिए भटकते रहते हैं, राइफल का और लाइसेंस रिवॉल्वर का। तो देखिए, लाइसेंस लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं चला देंगे उसको। लाइसेंस जो ले सकते हैं ले जरूर, लेकिन जो लाठी नहीं रख पाएगा अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर, जो सीटी टॉर्च नहीं ले पाएगा, वो लाइसेंस बनवा के भी मैंने देखा बहुत लोग, क्योंकि काफी हथियार महंगे भी हो गए हैं और आसानी से मिलते भी नहीं है। उस सबसे आसान बता रहा हूँ कि मैं हर घर के अंदर एक वकील तो पैदा कर लो। वकील भी 3 साल में हो जाएगा। 3 साल भटकने से अच्छा है एमएलए एमपी के कि अपने घर के अंदर एक वकील पैदा कर लो। वकील पैदा अगर हो गया तो वो तर्क करना जानेगा, और वकील ही सिर्फ ऐसा है जिससे किसी भी आदमी की जाति पूछने की हिम्मत नहीं होती। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है सर। सही है दूसरा सर। वकील से सही कह कि रहे हो हाँ सर। भाई कमलेश गौतम, तुम जी कौन सी सर। बिरादरी के वकील हो? कोई नहीं पूछ सकता, जानता अठन्नी खर्च करेगा और हाई कोर्ट में बुला लेगा, तारीख पे तारीख होगी। और वकील इतने चालाक होते हैं, वो बोलते भी नहीं इस तरह की बातें। और दूसरी चीज है, हमको एजुकेशन चेंज करनी पड़ेगी। बहुत से लोग हैं हमारे, बड़े बड़े प्रोफेसर है, कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कोई पंजाबी पढ़ रहा है, कोई हिंदी में एमए कर रहा है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। लेकिन हमारे 10-15 साल जो अगले हैं, इसमें हमको स्टेमिल एजुकेशन की आवश्यकता है। स्टेमिल एजुकेशन का मतलब है जो कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और लॉ, ये 7 चीजें हैं। इन पर हमारे शिक्षा का ध्यान दीजिए। जो भी आपके परिवार के अंदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और सब्जेक्ट बाद में पढ़ लेना, हिस्ट्री बाद में पढ़ लेना, बहुत किताबें मिल जाती हैं, साइकोलॉजी बाद में पढ़ लेना। लेकिन ये समय हमारा ऐसा है कि अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने जीवन साथियों को, सबको बताइए स्टेमिल एजुकेशन के बारे में। एक बार और बता रहा हूँ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और लॉ, ये 7 चीजों पर जोर दे हमारा समाज 10-15 साल अगर आगे बढ़ना है तो। वरना हम कहाँ कहाँ के किस किस से बहस करेंगे हम? बहुत सारे ढोंगी हैं, हमारे परिवारों में भी बहुत ढोंगी लोग हैं, और जो ढोंगी बाबा में विश्वास करते हैं, खूब कलावा बांधते हैं, कितना भी उनको भाषण देते रहिए। और आरक्षण को हमें बचाना बहुत जरूरी है। अगले 2-4 साल के अंदर आरक्षण के बारे में, क्योंकि लोगों को ये गलतफहमी हो गई है कि कोई भी सरकार जो आई है वो धीमे धीमे आरक्षण का असर कम कर रही है, चाहे वो लेटरल एंट्री के द्वारा कर रहे हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के द्वारा कर रहे हो, चाहे सीधे अपॉइंटमेंट करा रहे हो। इवन आईएएस तक में इतनी हिम्मत हो जाती है, इंटरव्यूज में इस तरह के नंबर देते हैं। और चाहे वो विकलांग बन के रिजर्वेशन का लाभ लें, लेकिन एक ही जाति है जो लाभ लेती रहती है लगातार, और वो अपने आरक्षण को आरक्षण नहीं कहती, जबकि उनका तो 100% रहता है और इंटरव्यू बेस्ड रहता है और निजी क्षेत्र में अलग रहता है। सबसे ज्यादा काबिल अपने आप को अलग मानेंगे, यूनिवर्सिटीज में वो काबिल रहेंगे, हर जगह वो। उनको इस बात का कष्ट है कि हर जगह 100% हम क्यों नहीं है। उनको ये नहीं है कि आपके हिस्से में 2-3% वैकेंसी क्यों आ गई सरकारी। उनको इस बात का है कि आपको ये 2-3% भी क्यों मिल गया, ये भी नहीं मिलना चाहिए था। ये नहीं है कि आप 18% लेंगे, 21% लेंगे, कल को जाति जनगणना होने के बाद आप 52% ले लेंगे। ये नहीं है। उनको शिकायत ये है कि 1% भी SC ST OBC को क्यों मिला। जब वो अपनी महिलाओं को नहीं देना चाहते तो वो आपको क्यों देंगे? वो अपनी माँ, बहन, बेटी, भाभी, चाची को नहीं देना चाहते। अगली चीज है, हमको लगभग 5 चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्टेमिल तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज है, हिस्सेदारी बचाओ समितियां गांव गांव में बनानी पड़ेंगी, चाहे वो 5 लोगों की हो। इसमें
वकीलों को, डॉक्टरों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल कीजिए, चाहे वो बीएसएस के माध्यम से बनाइए, चाहे आपके जो पहले से संगठन बने हुए हों उनके माध्यम से बनाइए। हिस्सेदारी बचाओ समिति बनानी पड़ेगी और नजर रखनी पड़ेगी कि सरकार का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कौन सा निर्णय है इस तरह का जो आता है, और लगातार हर गांव से ये आवाज उठनी चाहिए कि हम हिस्सेदारी का अधिकार नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में। दूसरी चीज, अत्याचार की खबर कहीं से भी मिले पूरे देश के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से, उसमें भी गांव गांव से ट्वीट भी हो, गांव गांव से सोशल मीडिया पर भी आए, विरोध होना चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि अत्याचार का विरोध करने वाले अकेले दो चार लोग नहीं है, इसके लिए हर गांव से विरोध आता है। आप उसको पढ़ करके छोड़ ना दें, उस पर कमेंट करें कि ये गलत है, ये अवैज्ञानिक है, उनको गाली मत दीजिए किसी को जब अंधविश्वास का प्रचार हो, उनको बाकायदा लिखिए ये गलत है, ये अनसाइंटिफिक है, ये अनहिस्टोरिकल है। इतने कमेंट से भी उनको वो डिमोरलाइज होने लगेंगे, उसको छोड़िए मत किसी भी तरह से। तो निश्चित रूप से आपको ये हिस्सेदारी बचाओ समिति भी बनानी पड़ेगी, गांव गांव में अत्याचार विरोधी समिति बनानी पड़ेगी, अंधविश्वास विरोधी समिति बनानी पड़ेगी। जो आपके गांव के अंदर अंधविश्वास होते हैं, हम तो अपने गांव के अंदर भी नवंबर में जाएंगे, हर साल हम लोग शपथ दिलवाते हैं कि हमारे गांव में मृत्यु भोज नहीं होगा, कोई अंधविश्वास नहीं माना जाएगा। हमारे अध्यक्ष रूपराम जी, महावीर सिंह जी हैं, किशन भाई और राकिब सिंह जी, सब लोग जाते ही हैं गाँव में, देखते भी हैं, और बड़ा अच्छा लोगों ने पहल करनी शुरू कर दी है। गाँव वापस आते हैं नौकरी वाले, और अंधविश्वासों का उस गांव के अंदर जहां पर महिला को पीटना मर्दानगी की निशानी था एक जमाने में, आज वहां महिलाओं का सम्मान बहुत कुछ बढ़ा है। महिलाएं वहां डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल भी बन रही हैं, और जो आपकी भतीजी है डॉक्टर अवलोकिता कहलाएगी तो उसी गांव की, तो वो आईआरएस अधिकारी है। एक से एक बड़े पदों पर लोग पहुंच रहे हैं। पहुंचे वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में, जिन परिवारों ने पंचशील का पालन किया या अंधविश्वास को छोड़ दिया। हमको और एक समिति बनानी पड़ेगी, व्यायाम और खेल समिति। देखिए हमारे क्षेत्र में जाटों का और गुजरों का काफी अच्छा वो रहता है, उनका उसका आतंक कहिए, उनकी बहुतायत तो है नहीं बहुत ज्यादा संख्या की, लेकिन वो लोग खेल में और व्यायाम में आगे हैं, खान पान भी खूब दूध पीते हैं और खूब दौड़ लगाते हैं। वो बात दूसरी है कि अंधविश्वासों के चक्कर में सबसे ज्यादा वो हम ही को मारते हैं, लेकिन ये सीखने की बात है कि उन्होंने खेल में और स्वास्थ्य ठीक करके, भले ही उनकी जमीन कम हो गई हो, लेकिन कहीं भी उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो सकता। वजह यही है कि शरीर मजबूत है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर बाप अपने बेटे बेटी को कहे कि 1 घंटा खेल खेलो। हर लड़के के दिखाई देने चाहिए बाइसेप और ट्राइसेप, देखे कौन सा बिरादरी पूछेगा। घरों में डंबल और बेंच प्रेस करिए, नहीं जा पा रहे हो जिम में, 2 डंबल खरीद लो, 1 बेंच खरीद लो, और कहीं भी हो आजकल ऐसी एक्सरसाइज आ रही है, पुशअप तो लगा ही सकते हो, 2 फीट जगह में भी कूद सकते हो, खेल सकते हो, स्टेमिना बढ़ा सकते हो। तो व्यायाम करना, स्टेमिल एजुकेशन लेना, अंधविश्वास खत्म करना, हिस्सेदारी बचाना, ये बहुत ही आवश्यक है। आप किसी को भी अंधविश्वासों में तर्क करके आप नहीं हरा पाएंगे। हारेगा तभी जब ये पता लग जाएगा कि सामने वाले के बाइसेप ट्राइसेप मुझसे अच्छे हैं, सामने वाले के पास कानून की डिग्री है, सामने वाला जो है उसको साइंस की जानकारी ज्यादा है, सामने वाला अच्छी पढ़ाई लिखाई किए हुए है, सामने वाला अच्छे कपड़े पहने हुए है। तो निश्चित रूप से सामने वाला बहस करने से पहले ये देख लेता है कि इसकी क्या बाइसेप ट्राइसेप है, कैसे कपड़े पहने हुए है, कौन सी डिग्रियां हैं, क्या लिखा हुआ है। और जब अच्छा खासा लिखा हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं होती है। हम अकेले रहते हैं और पूरी भरी सभा के अंदर, चाहे वो 10,000 की हो, अब पूरा विरोध करते हैं, और चाहे अकेला लड़ना पड़े, चाहे अकेला लड़ना पड़े, हम कभी चुप नहीं रहते। टोकना सीखो, जो भी पढ़ा लिखा है, चाहे आप किसी भी आप पहल करने वाले को अकेला छोड़ देंगे तो वो मारा जाएगा, और यही होता भी है। जो भी जिन लोगों ने अंधविश्वासों के खिलाफ काम किया है, चाहे नरेंद्र दाभोलकर हो, कोई भी हो, वो उनको मारा गया, चाहे रविदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, सबके खिलाफ षड्यंत्र हुए। आज फिर भी हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत से लोग पुलिस में हैं, बहुत से लोग आईएएस आईपीएस में, बहुत कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट साथ देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और शरीर से भी मजबूत बनिए, दिमाग से भी मजबूत बनिए, दिल से भी मजबूत बनिए। अगर आपने अपना समय, अपना संसाधन, अपनी ऊर्जा खेलों में और अत्याचार विरोध में नहीं लगाया, आपने अत्याचार पीड़ितों को पैसे नहीं दिए,
जैसे कि देखा है मैंने बीएसएस के अंदर भी, पहले अत्याचार पीड़ितों की बहुत हेल्प होती थी, अब थोड़ा शिथिलता आई थी बीच में, खैर फिर दोबारा ठीक हो गई है। मैं चाहूंगा कि ये अत्याचार पीड़ित आप भी हो सकते हैं तो 1 रुपया जरूर भेजिए बीएसएस में मेंबरशिप का। ये मान लीजिए अभी तो ये अनुरोध है, लेकिन बाद में हो सकता है अगर अध्यक्ष जी मानेंगे तो इसमें नियम बना जाए कि अगर 1 रुपया भी आप नहीं भेज सकते अत्याचार पीड़ित को लगातार 4-5 बार देखा जाए तो फिर तो बेकार है बीएसएस की आइडियोलॉजी में या अम्बेडकरवाद में आपका तो कोई किसी भी तरह से विश्वास ही नहीं है। तो हम चाहते हैं हर बाप अपने बेटे बेटी को लगातार टोके कि अपने आप को एम्पावर करो। बच्चे कहें अपने दादा से, बाबा से, जाओ संडे के दिन बुद्ध विहार जाओ, किसी ना किसी सभा में जाओ, टोको एक दूसरे को, महिलाएं टोके एक दूसरे को कि तुम ये जो कलावा बांध रही हो, ये जा रही हो इधर उधर पूजा गृहों में, यहाँ से काम नहीं चलने वाला। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ये मत सोचो बुरा मान जाएगा, बहुत ही एकेडमिक तरीके से टोकिए, हर अंधविश्वास को टोकिए। ये मत पूछिए कि साड़ी कैसी है और क्या और चीजें हैं, जेवर कितना है, जमीन कितनी है। यही पूछिए कि तुम्हारे घर में वकील कितने हैं, तुम्हारे बच्चे कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं, तुमने कितना पैसा पे बैक टू फैमिली के लिए दिया, कितना पैसा पे बैक टू सोसाइटी में दिया। ऐसे सवाल करके देखिए, कल्चर बदलेगी। जब तक कल्चर नहीं बदलेगी हमारे लोग लगातार काम नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे जो नायक हैं, जैसे कि हमारे नायक ठंडे में पड़े हुए थे, फ्रीज में थे, मान्यवर काशीराम जी ने बहादुरी का काम किया और उनको निकाल करके लाए और नॉर्थ इंडिया में बताया कि पेरियार कौन थे, ज्योतिबा फुले कौन थे, सावित्रीबाई कौन थी, वो सब की जानकारी हुई। और आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जागरूकता है, और कश्मीर हो चाहे विदेश हो, अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह अम्बेडकरवाद फैला हुआ है। ये इसी की देन है कि हमारे जो आइकॉन्स पहले फ्रिज में डले हुए थे, वो आइकॉन्स को मान्यवर काशीराम जी ने और अन्य नेताओं ने, और पहले ही जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे, बीपी मौर्य जी, संगप्रिय गौतम जी और डॉक्टर देवी सिंह अशोक, अग्निलाल जी, इन सब लोगों ने काम किया था, पारसनाथ मौर्य जी ने काम किया था। इन सब लोगों ने बहुत बड़ा काम किया और जिसकी वजह से राजनीतिक विकास भी हुआ, वो बात दूसरी है। बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की, वो बात राजनीतिक है। लेकिन हम लोगों को इस बात पे निरंतर ध्यान देना है। ये मत सोचिए मीटिंग में कितनी देर हो रही है, आज संडे है। ये 10-5 साल हमारे युवाओं को ही नहीं, बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी, महिलाओं को भी सशक्तिकरण के लिए काम करना पड़ेगा। जितने भी दिवस आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उस पर लगातार केंद्र जी आप हर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मीटिंग कराइए, चाहे 5 लोग हों। भगवान बुद्ध ने 5 लोगों से शुरू किया था और हम लोग सब साथ हैं। और बीएसएस के जो लोग हैं, मुझे गर्व होता है कि मुझे विश्वास रहता है चाहे जो हो, हाकिम सिंह तो मीटिंग में रहेंगे ही रहेंगे, किशन रहेंगे, हकेंद्र रहेंगे और कमलेश रहेंगे, नानक चंद रहेंगे। तो ये विश्वास एक दूसरे पर हमें होना पड़ेगा। ये उससे तो अच्छा है ना कि हम रिक्शे से जाएं और चीजों से जाएं, विचार फैलाएं। आप लोग फिर अपने अपने इन विचारों को अपने अन्य साथियों को भेजिए, अन्य सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बनाइए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, और जो विचार आपको मिल रहे हैं उन विचारों का प्रचार प्रसार करिए। ये समय बहुत ही ज्यादा परीक्षा का समय है। हमको वाक संयम रखते हुए, अपनी वाणी अपनी लेखनी पर संयम रखते हुए उन विचारों का प्रचार प्रसार करना है जो हमें सशक्त करते हैं, हमारे परिवार को सशक्त करते हैं, हमारे व्यवसाय को अच्छा करते हैं। निश्चित रूप से अगर हमने अपनी संस्कृति नहीं बदली, बुद्ध के मार्ग पर नहीं चले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग पे नहीं चले, कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो हमें सम्मान देगा। हमें सम्मान मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिला है, हमें बुद्ध की वजह से मिला, ज्योतिबा फुले की वजह से मिला है, हमारे अन्य जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अकेले शिक्षा से बदलाव नहीं आएगा, सम्यक शिक्षा से बदलाव आएगा, अम्बेडकरवादी शिक्षा से बदलाव आएगा। बहुत लोग हैं जिन्होंने पीएचडी की और डीलिट की, लेकिन अभी भी कलावा बांधे घूमते हैं। हमें ऐसे शिक्षित नहीं चाहिए जो कलावा बांध के घूमे, जो अंधविश्वासों के खिलाफ बोल ना सके, जो निश्चित रूप से समाज में ना जा सकें, अपने गांव वालों को ताकतवर ना बना सकें, हिम्मत हार करके बैठ जाएं। ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमको एक्टिव लोग चाहिए जो प्रतिदिन काम करें, प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिखाई दे उनका। डालिए सोशल मीडिया पे। आज सोशल मीडिया आपके बचाव के लिए, आपकी रक्षा के लिए बहुत बड़ा हथियार है अगर आप उस पर लिखना जानते हैं। आपके यूट्यूबर्स से भी मैं कहूंगा थोड़ा सा लालच कम करके, यूट्यूबर्स समाज का जो अम्बेडकरवादी लोग बाग हैं उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। लालच तो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन निश्चित रूप से विचारों को महत्व देंगे। जहां से भी अच्छे अच्छे विचार मिले उनको हमारे यूट्यूबर्स फैलाएं
और जो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म पैदा कर सकते हैं, चाहे जूम की मीटिंग करें, चाहे अपने फोन से करें। आजकल तो जो एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी लगभग बहुत सस्ते में और फ्री में आ रहे हैं। चैट जीपीटी का है, चाहे परप्लेक्सिटी का है, चाहे डीप सीक है, ऐसी चीजें हैं। इन चीजों को लेकर के आगे बढ़िए। मैंने देखा है, एक चीज बुरा मत ना माने लोग बाग, बहुत से मित्र ऐसे हैं जो फोन तो मुझे रोज करते हैं, लेकिन वो ना कभी कैडर कैंप करते हुए दिखाई देंगे, ना कभी ऑनलाइन मीटिंग में आते हैं, ना और किसी चीज में नहीं आते, लेकिन फोन मुझे रोज करते हैं। सिफारिश भी करवाएंगे, सब काम करेंगे, मैं खूब सिफारिश करने को तैयार हूँ सब चीजें, लेकिन मुझे संतुष्टि होगी और मैं उनका ज्यादा सम्मान करूंगा, मैं उनसे ज्यादा प्यार करूंगा अगर वो लोग कहीं ना कहीं कभी कभी कैडर कैंप करते हुए भी दिखाई दें, कभी ऑनलाइन मीटिंग में ही दिखाई दे जाएं। तो इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए मैं कभी कभी कुछ कुछ कड़वी बातें भी कह देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल भी पूछ लें। सर आज की मीटिंग बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार टॉक है आपकी। तो अब मेरे सभी साथियों से निवेदन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। जी, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन शुरू है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। पूछिए। मैं आशा यादव, अम्बेडकर वादी, लखनऊ से। सर ने बोला, नमस्ते सर सभी लोगों को, जय भीम। जी आवाज आ जय रही है भीम। मेरी? सर ने बोला कि उनके गांव में गुज्जर समाज के लोग और यादव समाज के लोग बहुत ही बलशाली थे और खेलने कूदने में शक्तिशाली थे। और क्या बोला सर ने कि वो बात अलग है कि वो हमको, मैं समझ नहीं पाई। वो बात अलग है कि हमको वो लोग, वो लास्ट वाला हमने समझ नहीं पाई सर ने क्या बोला। क्लियर कर लो, कंफर्म कर देखिए, लो। हमारे यहाँ यादव तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जाट हैं और लोधी है समाज के लोग आगे। और हमारे गांव में तो खैर नहीं होता ऐसा, लेकिन हमारे इलाके में 87% ओबीसी की कुछ जातियां, स्पेशली जाट, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कुछ हद तक गुजर भी गुजर साथ भी में, करते गुजर हैं, भी। गुजर भी करते हैं। यादव हमारे यहाँ अत्याचार नहीं करते हमारे क्षेत्र में, और संख्या भी कम है। लोधी भी कोई अत्याचार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कोई हमारा फेवर नहीं लेता है। जो पश्चिमी क्षेत्र में शाक्य, मौर्य, सैनी, ये लोग तो सपोर्ट भी करते हैं कुछ हद तक। और यादवों में अब जो बाबा साहब का अम्बेडकरवाद आया है, वो पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर आया है। लक्ष्मण यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो हमारे महेंद्र मंडल हैं, हमारे जस्टिस वीरेंद्र यादव हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव यादवों के अंदर दिखाई दे रहा है, जो आगे चल करके, और आप खुद भी एक बदलाव की बहुत बड़ी कड़ी हैं। आशा जी अम्बेडकरवादी लिखती हैं अपने आप को, और निश्चित रूप से जी आप हमारी बहुत जल्दी विधायक या सांसद बनेंगी। अरे आपको आगे सर, ये किया सब जाए। नहीं। नहीं सर, मैं आपको, आपके जो थॉट बहुत अच्छे हैं, मैं प्रभावित भी हूँ और बहुत ही अच्छा काम भी आप कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर अगर ये भावना रखना कि जो यादव थे, हाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि, जैसे क्योंकि मैं यादव समाज से आती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यादव जो थे वो एससी लोगों पर जुल्म करते थे। बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये शिक्षा का अभाव रहा है, जो जातिवादी वर्गवादी व्यवस्था रही है हमारे समाज में, उसी के हिसाब से। क्योंकि जैसे कोई शक्तिशाली है, देखो शक्तिशाली जो है कमजोर को सताता है, और हमेशा कमजोर सताया जाता है, और शक्तिशाली व्यक्ति जो है कमजोर को सताता ही है। तो कहीं ना कहीं एससी हो या बैकवर्ड हो, बहुत सारे तबके कमजोर रहे हैं, वो चाहे शिक्षा में हो चाहे आर्थिक स्थिति में हो। तो एक मानसिकता होती है, जैसे कि अब इन्होंने जो वनवादी व्यवस्था में ऐसी चीजें पैदा करके रखी हैं कि जो बैकवर्ड है वो, या अपर कास्ट है, फलाने एससी है तो वो नीचे कास्ट है, तो उसको उनके दिमाग में बच्चों को डाल दिया गया कि हाँ, वो उन पर हावी हो या उनसे ऊपर है, सुपर है, इस तरीके का। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ा है, मानसिकता बदली है लोगों की। अब हम भी एक इंसान है, हम नहीं मानते जातवाद, वर्णवाद, धर्मवाद, कुछ नहीं मानते। आडंबर पाखंड कुछ भी नहीं मानते। वजह सिर्फ ये है कि मैं शायद समझी हूँ चीजों को। तो बात बहुत समझने बढ़िया, की है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बात समझने की है। और लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे ये गौतम बिरादरी के लोग मुझसे बहुत जुड़े हैं, पारसी बिरादरी बहुत ज्यादा, बहुत बचपन से जुड़े हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जो ये जुल्म करते हैं, ये यादव लोग हैं कि या ऐसा किया वैसा किया। कुछ परसेंट हो, 1-2%, 4%, बहुत अच्छी कुछ बात है। लोग, सारे लोग ऐसे नहीं है। इसका मैं खंडन करती हूँ। इसका मतलब दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए कि वो ये बैकवर्ड में जो यादव है वो ऐसे समाज का शोषण करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात सच है, मतलब पूरी कायनात, ये जो दुनिया की है, जो भी शक्तिशाली रहा है तो कमजोर वर्ग को सताया है, ये तो बहुत कट अच्छी बात, सकते बहुत हैं बढ़िया। वो। आपको थैंक पूरा यू। मौका दिया जाएगा, अगली अगली मीटिंग में पूरा मौका दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। धन्यवाद 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 सर। चलिए, थैंक यू। आगे। कोई और जय भीम। साथी कोई सवाल पूछना चाहे? मुझे लगता है सभी को टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया है, जी और मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। यदि है तो पूछ सकते हैं एक बार फिर। सर, अगर हकीम सर जी। मेरी मेरी जी हाकिम सर। जी हकीम जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बीएसएस की एक बच्चों की एजुकेशन से संबंधित एक जूम मीटिंग हो जाती तो अच्छा रहता, जरूर होगा सर, क्योंकि जरूर जरूर। जी मैं प्लान कर लेता हूँ तो सर जल्दी। कराइए कराइए जी, कराइए। जी ठीक है सर, मैं आपसे बात करके प्लान करता हूँ सर। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे शब्दों से अगर कोई बात खराब लगी हो, माफी सवाल है। चाहती हूँ सभी नहीं लोगों नहीं से। नहीं, बहुत अच्छी बातें माफी बताई आपने, बहुत अच्छी आशा जी, बहुत बढ़िया। हेलो। माफी चाहती हूँ अगर कोई मिस्टेक हो गई हो। सभी लोगों को जय नहीं भीम, नहीं, जय कोई भारत, जय मिस्टेक नहीं। संविधान। मेरे मेरे सर आपको देखिए, मेरे खून आपको में अगली बार पूरा मौका इसमें। मिलेगा, खूब आधा घंटे भाषण दीजिएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू।